डियर स्टूडेंट, रेशो वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लेंगे पार्टनरशिप। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इनकी पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पोर्शन, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, यानी अकाउंटिंग पॉइंट्स अपन देखें तो पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। इनकी पार्टनरशिप ही फर्म है और फर्म ही पार्टनरशिप है। इंडिविजुअल अपन उनको पार्टनर्स बोल देते हैं और जॉइंटली उनको बोल देते हैं फर्म। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर हैं, तो ये ABC की फर्म हो गई, जॉइंटली हो गया फर्म। और इंडिविजुअली अपन A पार्टनर हो गया, B पार्टनर हो गया, C पार्टनर हो गया। इनकी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है इनकी। पार्टनरशिप इज फर्म, फर्म इज पार्टनर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो पार्टनर्स को अलग लेके चलेंगे और फर्म को अलग लेके चलेंगे, क्योंकि फर्म और पार्टनर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसमें क्लियर लिखा भी है, however as per legal point of view partnership firm is not a separate legal entity. In other words, it has no existence separate from its partner. ये पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस है वो पार्टनर से सेपरेट नहीं होता है। पार्टनर ही फर्म है, फर्म ही पार्टनर है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ बैंकक्रप्ट ऑफ द पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप फर्म बैंकक्रप्ट हो जाती है, उसका इंसॉल्वेंसी हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है उसका, तो पार्टनर्स की प्राइवेट जो असेट्स है वो भी फर्म के लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए फर्म यूज़ कर सकती है। इट मीन्स पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू पे डो फर्म डेट्स। फर्म के डेट्स को पे करने के लिए पार्टनर की प्राइवेट असेट्स भी फर्म यूज़ कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्लियर है? तो आप ये दो बातें ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट हैं, पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, उनको अपन अलग अलग नहीं देख सकते। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इनकी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस में जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, और उस बिजनेस को कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी चलाएंगे या फिर उन सब की ओर से किसी एक पार्टनर के द्वारा भी बिजनेस कैरिड ऑन किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है
इसी में पार्टनरशिप फर्म की फीचर्स आ जाएंगे। देखो मेन फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नंबर 1, 2 और मोर देन 2 पर्सन। एटलीस्ट 2 पर्सन पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons to form a partnership. As such partner must be competent to contract इनकी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकी इन 3 आदमियों को छोड़ करके बाकी कोई भी आदमी पार्टनरशिप फर्म का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट कर सकता है, पार्टनर बन सकता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो माइनर माइनर समझते हो ना, बिलो 18 ईयर्स। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी पागल आदमी। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, या किसी भी एक्ट के अंडर किसी भी आदमी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया हो। ये 3 आदमी पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर बिजनेस नहीं कर सकते। बाकी आप किसी को भी पार्टनर बना सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कहीं भी ये क्लेरिफाई नहीं है कि मैक्सिमम पार्टनर फर्म में कितने होने चाहिए। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50, और ये है वाइड रूल 10 के अकॉर्डिंग। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रूल डिसाइड कर रखे, तो रूल 10 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। और वैसे आपको बताऊं, जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट में 200 की लिमिट दी हुई है, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये रूल 2014 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल 10 है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकते। तो आपके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पूछे तो नो मेंशन, नो मैक्सिमम मेंबर डिसाइडेड, और रूल 10 के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको मैक्सिमम 50 करने हैं। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर को पार्टनर बना सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पर मना किया था माइनर नहीं बन सकता, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए बन सकता है। ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म, क्लियर कट लिखा हुआ है कि माइनर को अपन एज ए पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। हाउ एवर ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेकिन केवल प्रॉफिट के लिए आप उसको एज ए पार्टनर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लॉस बियर नहीं करेगा वो। क्लियर। सेकंड है एग्रीमेंट, ये तो था। फर्स्ट क्या था? 2 और मोर देन 2 पर्सन, कौन से पर्सन होने चाहिए, उसमें कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कौन से पर्सन को अपन मेंबर्स नहीं बना सकते, पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए और माइनर को कौन से केस में अपन पार्टनर बना सकते हैं। अब दूसरी फीचर्स इसकी एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनेगी। हाँ, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आप एग्रीमेंट रिटन ही करें। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये तभी अस्तित्व में आती है बाय एन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट बन जाए, एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून नहीं है इसके कोई भी सर्टेन, बस एग्रीमेंट बना लो, जैसा आप एग्रीमेंट बनाओ वो इसके रूल हो जाएंगे।
सच एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। तो आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और राइटिंग में लिखित भी हो सकता है। ज़्यादा बेटर राइटिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट हो तो अपन एज ए एविडेंस इस एग्रीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप फर्म किसी एक बिजनेस को लेकर के बनाई जाती है और उस बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। बिजनेस जरूरी है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इंटेंशन क्या रहेगा तुम्हारा? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। तो तीन चीज़ें हो गई बेटा इसमें। एक तो बिजनेस होना जरूरी है, दूसरा उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, और तीसरा वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। तो ये तीनों फीचर्स इसमें होनी चाहिए। सम बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस किसी चीज़ का कर सकते हो आप, उसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, और वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मेन एम ही यही होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो यही होता है पार्टनरशिप का, कि लीगल बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं और प्रॉफिट को आपस में बांट लें। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। यदि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जॉइन हैंड का मतलब आपस में मिलते हैं और किसी चैरिटेबल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो, तो बेटा उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन मोटो क्या हो गया? सोसाइटी को सेवा देना हो गया, सर्विस देना हो गया, प्रॉफिट कमाना नहीं हुआ। फर्दर, इफ ए पार्टनर डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट of the business, he cannot be called a partner, but it is not necessary that all partners should share the loss also. हाँ, आप ये हो सकता है कि जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस को शेयर करें। आप ऐसा भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट के बजाय लॉस में शेयर नहीं करेगा, वो केवल प्रॉफिट के पार्टनर बना सकते हो आप। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स that one or more of them shall not be liable to losses। तो इसमें ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं कि जो लॉस के लिए लाइबल नहीं है, केवल प्रॉफिट के लिए ही लाइबल है। बाकी जनरल रूल यही है कि जो लीगल बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर 5, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं उनका रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में। इट मीन्स जितने भी एजेंट होते हैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करते हैं। तो इसमें कोई भी पार्टनर कोई भी एक्टिविटी करता है, इट मीन्स वो सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्टिविटी करता है, उसके लिए सभी लाइबल है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उस एक्टिविटी से, उसमें सभी का शेयर होगा। तो ये एज ए पार्टनर कोई भी एक्टिविटी कोई पार्टनर के द्वारा की जाती है तो बाकी सभी पार्टनर्स उसके लिए लाइबल है। तो यहाँ पर ये एक पार्टनर जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वो तो हो जाएगा एजेंट, और वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? अपने प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब अदर पार्टनर हो गए वहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड टू अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। यानी कि कोई भी एक पार्टनर अपनी एक्टिविटी के लिए अदर पार्टनर को बाइंड कर सकता है, बाउंड कर सकता है। ए प्रिंसिपल बिकॉज हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से, जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। अब ए ने कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी की, परचेज किया, सेल किया, किसी को पेमेंट किया, उसके लिए ये पार्टनर बी सी डी भी लाइबल हैं। अब यहाँ पर ए तो हो गया एजेंट और बी सी डी है ना, ये हो गए आपके प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल हो गए। अब बी ने कोई एक्टिविटी की तो बी तो हो जाएगा एजेंट, और बाकी ए सी डी ये हो जाएंगे प्रिंसिपल। सी ने एक्टिविटी की, सी एजेंट हो गया, ए बी डी प्रिंसिपल हो गए। कहने का मतलब किसी भी पार्टनर की एक्टिविटी के लिए रिमेनिंग पार्टनर भी लाइबल हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो एज ए प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। नंबर 6, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को चलाने के लिए सबको राइट है, सब बिजनेस चला सकते हैं। हाँ, यदि कोई कैपेबल नहीं है, उसमें ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हैंड ओवर कर सकता है कि आप सब छोड़ दीजिए और किसी एक पार्टनर को अपॉइंट कर दीजिए। अपने सबके बिहाफ पर वो अकेला पार्टनर उस बिजनेस को हैंडल करेगा, कंडक्ट करेगा। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो सभी पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबको राइट है, बिजनेस को कैरी ऑन करने का सबको राइट है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हाँ, यदि ऐसा वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भी ठीक है, अपने सबके बिहाफ पर किसी एक पार्टनर के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, तो एक पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। ये लिखा ना, बाय ऑल, या तो सभी चलाओ या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनकी ओर से किसी एक के द्वारा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म और पार्टनर अलग अलग हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू लॉ के अकॉर्डिंग फर्म और पार्टनर सेम है, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर का मतलब यहाँ पर होते हैं पार्टनर। इट मीन्स दैट ऑल द एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म विल बी इनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। यानी कि हर पार्टनर सेपरेटली या जॉइंटली लाइबल है। हाउएवर पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने यहाँ वापस रिपीट कर दिया है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो फिर आपके पार्टनर्स और फर्म अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स और फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे, उनको अपन रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन एसेंशियल फीचर्स। तो जितने भी अपन ने साथ के साथ फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, इनके बगैर कोई भी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। ये 7 फीचर्स तो पार्टनरशिप फर्म में होना कंपलसरी है। ये तो था पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी फीचर्स। अब देखो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को क्या क्या राइट मिलते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को क्या क्या राइट है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉस विथ अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। जो भी उन्होंने रेशियो डिसाइड किया है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हर पार्टनर को फर्म के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेने का राइट है। क्लियर? और यदि उन्होंने रेशियो डिसाइड नहीं किया तो इक्वल शेयर लेने का राइट है। नंबर 2, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। कोई भी पार्टनर किसी अदर पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि तेरे को बिजनेस चलाने का राइट नहीं है। सब पार्टनर को बिजनेस चलाने का राइट है, बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट है। किसी भी पार्टनर को आप ये नहीं कह सकते तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है या आप एजुकेटेड नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। वो चाहे अनपढ़ है तो भी वो बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट रखता है। नंबर 3, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर को ये राइट है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उस पर वो दूसरे पार्टनर से कंसल्टेड कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है कि आपने परचेज़ कहाँ से की, आपने सेल की तो किस रेट पे की, परचेज़ किया तो कितना क्वांटिटी में परचेज़ किया, किस रेट पे परचेज़ किया, कहाँ से परचेज़ किया। ईच एंड एवरीथिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर है उस पर वो अदर पार्टनर से कंसल्ट करने का राइट रखता है। वो मना नहीं कर सकता, उसको बताना पड़ेगा। नंबर 4,
एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर को ये राइट है कि जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट है उसको वो इंस्पेक्ट जांच कर सकता है, चेक कर सकता है। और ख़ुद को जांचना चेक करना नहीं आता है तो उसकी कॉपी ले सकता है, वो अपने लॉयर से, अपने सीए से, अपने रिलेटिव से उसके ऊपर डिस्कस कर सकता है। लेकिन उसको कॉपी लेने का राइट भी है और उसको खुद को भी चेक करने का राइट है। नंबर 5, एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हर पार्टनर को ये राइट है कि यदि कोई नया पार्टनर आता है तो आप उसके एडमिशन के लिए मना कर सकते हो कि नहीं, एग्रीमेंट हमारा बन चुका है, अब हम एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, सबकी परमिशन से नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, लेकिन ये राइट है हर पार्टनर को। एक भी पार्टनर ने मना कर दिया नहीं, नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, तो उस पार्टनर को एंट्री नहीं देंगे अपन। नंबर 6, एवरी पार्टनर इज़ द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उन सब में हर पार्टनर की ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है वो, यानी कि वो सभी के सभी उसके मालिक हैं। इन फ्यूचर उसको सेल करेंगे तो सबको उसमें शेयर मिलेगा। नंबर 7, इफ ए पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ही हैज़ टू राइट रिसीव इंटरेस्ट एट ए एग्रीड रेट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड इट पेड 6% पर एनम। किसी भी पार्टनर ने यदि फर्म को कैपिटल के एडिशनल लोन दिया है तो उस लोन पर वो इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है। अब इंटरेस्ट की रेट क्या होगी या तो एग्रीमेंट में डिसाइड कर लीजिए, और एग्रीमेंट आपने डिसाइड नहीं किया तो फिर उस पर 6% पर एनम की रेट से उसको लोन पर इंटरेस्ट लेने का राइट है। कितना? 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ डीड। किस पर? लोन पर। नंबर 8, इफ ए पार्टनर इनकर्ड एक्सपेंसेज और मेक पेमेंट, इनकर्ड एक्सपेंसेज और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज़ ए राइट टू इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। यदि कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देता है या किसी पार्टी का पेमेंट कर देता है तो फिर उसको ये राइट है कि वो अपने उस एक्सपेंसेस अमाउंट को या पेमेंट अमाउंट को अपने अकाउंट में इंडेमनिफाइड करवा सकता है, एडजस्ट करवा सकता है। ठीक है, उसके आपके अकाउंट में उसको ले सकता है। नंबर 9, एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। और ये भी राइट है पार्टनर को, जब चाहे आप फर्म से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्रायर नोटिस दे करके आप फर्म से रिटायरमेंट ले सकते हो। अब नेक्स्ट है लायबिलिटीज़ ऑफ ए पार्टनर। जैसे राइट हैं वैसे लायबिलिटीज़ भी होती है पार्टनर्स की। ए पार्टनर, नंबर 1, ए पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म। यानी कि फर्म से कंपिटिटिव बिजनेस कोई भी पार्टनर सेपरेट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अपने पार्टनरशिप फर्म का मेडिकल बिजनेस है और आप उस फर्म के पार्टनर भी हैं और आपने अपनी सेपरेट भी मेडिकल स्टोर चला रखा है, तो ये उसकी लायबिलिटी है कि आप ऐसा बिजनेस जो फर्म से कंपटीशन में आएगा उसको कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यदि कर भी लिया और पता लग गया फर्म को, इफ़ ही अर्न ए प्रॉफिट फ्रॉम द सच बिजनेस, और इस प्रकार के कम्पिटिटिव बिजनेस से आपने प्रॉफिट कमा लिया सेपरेट, तो वो प्रॉफिट आपको फर्म को देना पड़ेगा, वो फर्म का ही प्रॉफिट माना जाएगा। और यदि लॉस हो गया तो आपको इंडिविजुअली बॉर्न करना पड़ेगा, फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। प्रॉफिट तो ले लेगी फर्म, आपके कम्पिटिटिव सेपरेट बिजनेस का प्रॉफिट तो ले लेगी फर्म, लेकिन लॉस आपको खुद को बियर करना पड़ेगा। ये हर पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि फर्म से रिलेटेड कंपटीशन बिजनेस आप सेपरेट नहीं करेंगे। नंबर 2, इफ़ ए पार्टनर अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी और मनी
फर्म का पैसा काम में ले लिया या कोई प्रॉपर्टी को काम में लेकर के आपने कोई प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट भी फर्म को पे करना पड़ेगा। क्लियर? फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके या फर्म के कैपिटल फंड को यूज़ करके आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है, वो प्रॉफिट भी आपको पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। ये ड्यूटी मान लीजिए चाहे आप, और चाहे लायबिलिटीज़ मान लीजिए। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट को ही अपन डीड बोलते हैं। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ द एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही बनती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बनेगी नहीं। उसका आउटकम किससे होगा? एग्रीमेंट से होगा। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द ऑल पार्टनर्स। जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं सभी पार्टनर्स के बीच में, उनको डिसाइड कर ले। सच टर्म एंड कंडीशन मे बी आइदर ओरल और रिटन। द लॉ डज नॉट मेक द कंपल्सरी टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। और ये भी ध्यान से सुन लो बेटा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो लॉ है, वो कहीं भी मेंशन नहीं करता कि आपके बीच में रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए। आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, कहीं कंपलसरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हाउएवर, लेकिन यदि आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, it is always the best course of have a written agreement duly signed and registered under the act। लेकिन रिटन एग्रीमेंट का ये बेनिफिट है कि इन फ्यूचर आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, तो एज ए एविडेंस आप रिटन एग्रीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं और वो रजिस्टर्ड भी होता है। तो एज ए एविडेंस अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर किसी भी मैटर को लेकर के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने एग्रीमेंट में ये डिसाइड कर रखा है कि कोई भी पार्टनर ड्राइंग नहीं करेगा, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से मनी विड्रॉ नहीं करेगा, और एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो फिर आप उसको एज ए लीगल एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं कि सर ये पार्टनर विदाउट एग्रीमेंट ड्राइंग कर रहा है, जो कि हमारे एग्रीमेंट में नहीं है, तो आप इसको बाउंड कीजिए। कोर्ट उसको बाउंड कर देगा। सच ए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हो बेटा, सच ए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्ड द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो राइटिंग में है, क्या? डीड के कंटेंट, उसके टर्म्स, उसी को अपन कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब जनरली पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। जिस पॉइंट को लेकर के, जिस बात को लेकर के आपको ये महसूस हो कि इन फ्यूचर अपना डिस्प्यूट हो सकता है, उसी को कंटेंट बना लीजिए और उसको राइटिंग में लिख करके सब्जेक्ट सिग्नेचर करवा लीजिए। अब जनरली कौन कौन से कंटेंट पार्टनरशिप डीड में, जनरली क्या क्या कंटेंट इंक्लूड किए जाते हैं, मैंने कह दिया पहले कोई लिमिट नहीं है, लिमिट कुछ भी हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप डीड है, इसको अपन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना कंपनी में, ऐसे ही आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट है देखो, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या रहेगा, उसका एड्रेस का मतलब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या नाम हैं, उनके क्या क्या एड्रेस हैं, द टाइप्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म प्रपोज टू डू, जो करने जा रही है, क्या प्रपोज किया है अपने, किस नेचर का बिजनेस करोगे, मेडिसिन का करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे या प्रोडक्ट्स का करोगे, परचेज सेल का करोगे, जो भी उसके नेचर है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर,
कौन कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन देगा, कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। दो मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने के, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। आप कौन से मेथड से मेंटेन करोगे, फिक्स से करोगे या फ्लक्चुएटिंग करोगे, ये भी पहले डिसाइड कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इफ सो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी हर पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर इसे इंटरेस्ट लेने का राइट है या नहीं है, राइट है तो उसकी रेट क्या होगी, रेट भी डिसाइड करो। सेम ऐसे ड्राइंग, पहले ये चेक करो कि राइट है क्या ड्राइंग करने का। हाउ मच अमाउंट पार्टनर आर एंटाइटल टू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, और यदि राइट है तो उसकी अमाउंट डिसाइड करो कि कितनी अमाउंट वो ड्राइंग कर सकता है, कितनी बार कर सकता है, 2 टाइम्स कर सकता है, 3 टाइम्स कर सकता है, या अमाउंट लिमिट कर लो। नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग किया उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी, चार्ज करेगी तो उसकी रेट क्या होगी। नंबर 8, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा, 3:1 रहेगा, कैपिटल रेशियो रहेगा, इक्वल रहेगा, वो डिसाइड कर लो। सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो हाउ मच। कि यदि कोई एम्प्लॉय कोई पार्टनर एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, वो डिसाइड कर लो। गुडविल के वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड हैं, तो कौन से मेथड से आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे, कौन से मेथड से निकालो, सुपर प्रॉफिट में निकालोगे या कैपिटलाइज मेथड से निकालोगे या परचेजिंग मेथड निकालोगे, अलग अलग मेथड हैं गुडविल की वैल्यूएशन के, कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। नंबर 11, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म हैज टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर ईयर और हाफ ईयरली, एंड द डेट ऑफ विच अकाउंट आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर। कि आपकी अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगी या 1 जनवरी से 31 जनवरी रहेगी, दीपावली से दीपावली रहेगी। इसमें तो आपको क्लियर कर दो बेटा मैं, 2 चीज़ होती है, एक तो होता है अकाउंटिंग ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर तो हमेशा अप्रैल से मार्च रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर में भी जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, दीपावली से दीपावली, होली से होली, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो अप्रैल से मार्च के ही बनेंगे। क्लियर। नंबर 12, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फार्म अकाउंट्स एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। आप कौन से अकाउंट के मेथड फॉलो करोगे, कौन से डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे या मार्जिनी सिस्टम फॉलो करोगे, कौन से मेथड से अकाउंट मेंटेन करोगे, उनकी कस्टडी कहाँ रहेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट को डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ रखे जाएंगे, फर्म के ऑफिस में रहेंगे, किसी घर पे रहेंगे, इस एक्सेट्रा। नंबर 13, ऑडिटिंग, वेदर द फर्म बुक्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, इफ सो द मेथड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। तो आप अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाओगे नहीं करवाओगे, ऑडिट करवाओगे तो किससे करवाओगे, आपका ऑडिटर कौन रहेगा, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट करना है। नंबर 14, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस कब स्टार्ट करेगी पार्टनरशिप फर्म, उसके डेट डालो, बिजनेस स्टार्ट करने की डेट। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि कितने समय तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी, 4 साल, 6 साल, 10 साल या अनलिमिटेड, जब तक इच्छा होगी तब तक चलेगी, वो डिसाइड कर लो। और डिसोल्यूशन का मोड कौन सा होगा, अलग अलग मोड से डिसोल्यूशन होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन आता है और 5-6 मोड आएंगे, चैप्टर डिसोल्यूशन का चैप्टर आएगा तब आपको बताऊंगा मैं, तो कौन से मोड से पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाएगी। नंबर 16, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ द गार्नर वर्सेस मुर्रे, वेदर डिसीजन इन केस ऑफ गार्नर मुर्रे इज टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ एनुअल पार्टनर। ये एक केस हुआ था बेटा, गार्नर, मुर्रे और विल्किंस 3 पार्टनर थे, तो विल्किंस इसमें इंसॉल्वेंट हो गया था, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स में बियर करनी पड़ती है। अब रिमेनिंग पार्टनर्स गार्नर और मुर्रे, इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया कि इसकी डेफिशिएंसी को कौन से रेशियो में बियर करें, एक कहने लगा कैपिटल रेशियो में, एक कहने लगा प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो में, दोनों में डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होते होते वो दोनों कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसी को कहते हैं गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। तो ये अपनी फर्म में भी अप्लाई होगा या नहीं होगा,
इसके डिटेल से बाद में बात करेंगे डिजिटल वाले चैप्टर में। नंबर 17 बैंक अकाउंट। आपके पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट कौन से बैंक में रहेगा, फर्म के नाम से खोला जाएगा या किसी पार्टनर के नाम से खोला जाएगा, ये सारी चीज़ डिसाइड कर लो। उसमें विड्रॉ करने का राइट किस किस को रहेगा, चेक पर साइन कौन करेगा। नंबर 18 रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यदि कोई नया पार्टनर एडमिट लेता अपनी फर्म में तो कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, उसको एडमिशन देंगे या नहीं देंगे, किन कंडीशन में देंगे, किसके एग्रीमेंट से देंगे, एक्सेट्रा। नंबर 19 रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ डेथ पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द मैनर विच वॉज टू बी पेड। इसका मतलब है कि ऐसे रूल डिसाइड करो कि बाय द वे कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाह रहा है तो रिटायरमेंट के समय उसका जो अकाउंट है उसका सेटलमेंट इमीडिएट करोगे या आफ्टर सम टाइप करोगे या एज ए लोन करोगे, लोन ट्रीट करके करोगे, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। नंबर 20 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व, वेदर एट्रीब्यूटर्स टू बी अपॉइंटेड। यानी कि बाय द वे इन फ्यूचर अपने पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करोगे, बाहर से कोई 5 आदमी बुला के करोगे, कोर्ट में जाओगे, आपस में मारामारी के सट्टा लोगे। कहने मतलब जो भी डिस्प्यूट हो गया इन फ्यूचर उसका सेटलमेंट आपको कैसे करना है, किसी को अपॉइंट करके करना है या अपने आप ही करना है या कोर्ट के थ्रू करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये मेन आपके 20 पॉइंट मैंने कंटेंट पे लिए हैं। बाकी मैंने पहले कह दिया बेटा कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, जिस पॉइंट को लेकर के आपके माइंड में ये हो कि इन फ्यूचर इस पर डिस्प्यूट हो सकता है, आप उसी को अपना कंटेंट बना सकते हैं। ओके, आज का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये 20 कंटेंट हो गए। अब क्या पार्टनरशिप डीड हमारे लिए ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसके लिए? ज़रूरी तो है बेटा, किसके लिए? इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए उसके लिए। फिर भी आपको बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये। थ्रो द लॉ डज नॉट मेक द मैंडेटरी, इट मीन्स कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एज पर लॉ, कानून के हिसाब से पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन कुछ रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए बना लेना चाहिए। पहला क्या है? इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। एक तो इससे हर पार्टनर की ड्यूटी डिसाइड हो जाती है, उसके राइट्स डिसाइड हो जाते हैं और उसकी लाइबिलिटी डिसाइड हो जाती है। ये सब चीज़ें क्लियर कट उसमें लिखी जाती है, उस पर सबके सिग्नेचर होते हैं। नंबर 2, इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग amongst the partners because all the term and condition of the partnership have been laid down beforehand in the deed। क्योंकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अमंग द पार्टनर्स तो अपन उसको इजीली डीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे टर्म्स कंडीशन सब इसमें लिखी रहती है, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। नंबर 3, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रीडली रेफर्ड टू। आप इस डीड का हवाला दे करके किसी भी डिस्प्यूट को मिटा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 देख लो, 3 देख लो, 4 देख लो, भैया इसमें तुम्हारा ये सेटलमेंट हो रहा है। इट मीन्स इस पॉइंट को आप फॉलो नहीं करें, आपको फॉलो करना पड़ेगा। हैंस इट इज़ ऑलवेज बी बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाई ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि रिटन एग्रीमेंट बनाओ, सभी पार्टनर से सिग्नेचर करवाओ और उसको रजिस्टर्ड करवा लो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक होने पर या मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर या कोई पावर दिखाने पर या कोई डिस्प्यूट होने पर अपन इजीली उसका सेटलमेंट कर लें।
तो ये था बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद कल से अपन करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।